नमस्ते बच्चों, ज्ञान मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं का पाठ 1 कर रहे हैं, दो बैलों की कथा। सबसे पहले हम इसमें लेखक परिचय करेंगे। दो बैलों की कथा लिखी है मुंशी प्रेमचंद जी ने। प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था, मतलब जो उनका असली नाम था वो था धनपत राय। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। तो बच्चों, जो मुंशी प्रेमचंद थे उनका बचपन बहुत ज़्यादा गरीबी में बीता था, बहुत अभावों में रहा था और उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी बीए तक। उन्होंने सरकारी विभाग में नौकरी भी की, लेकिन असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी और इनकी मृत्यु हुई थी 1936 में। प्रेमचंद जी की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकलाप, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास है। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। मतलब वो जैसे सामाजिक परिवेश में रहे थे, उन्होंने उसी का चित्रण अपने साहित्य में किया है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन उनकी रचनाओं के मूल विषय है। मुख्यतः इन्होंने इन्हीं चीजों पर अपनी कथा, कहानी, उपन्यास आदि लिखे हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। आत्मीयता का अर्थ होता है अपनापन मिला है। इन्होंने जो भी लिखा है दिल से लिखा है, जो इन्होंने देखा वो लिखा है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। इनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलता पूर्वक किया है। प्रेमचंद जी की जो भाषा है वो बहुत ही सीधी और सरल है, जो आसानी से हर व्यक्ति को समझ में आ जाती है और उन्होंने आम बोलचाल में प्रचलित बहुत सारे शब्दों का प्रयोग भी अपनी भाषा में किया है। तो बच्चों, ये था प्रेमचंद जी का परिचय। अब हम पाठ का सार शुरू करते हैं। लेखक के अनुसार गधा एक सीधा और निरापद जानवर है। निरापद का अर्थ होता है सुरक्षित, अर्थात गधा सुरक्षित जानवर है और सीधा जानवर है। क्यों सुरक्षित है वो? क्योंकि वो कभी भी आपको छोड़कर नहीं भागता। आप उसे कैसा भी खाना दो, कितना भी काम कराओ, वो कभी भी छोड़कर नहीं भागेगा। वह सुख, दुख, हानि, लाभ किसी भी दशा में कभी नहीं बदलता। उसमें ऋषि मुनियों के गुण होते हैं। फिर भी आदमी उसे बेवकूफ कहता है। बच्चों, यहाँ पे व्यंग्य किया गया है। गधे को बेवकूफ कहा जाता है और जो इंसान बेवकूफियाँ करता है उसे क्या कहा जाता है हमारे समाज में? उसको हम गधा कहते हैं, क्योंकि वो सब कुछ झेलता रहता है, सारी बुराइयां झेलता रहता है, सब जुर्म सहता रहता है, लेकिन कभी आवाज नहीं उठाता।
तो इसलिए उसे बेवकूफ की संज्ञा दी जाती है। बैल गधे के छोटे भाई है जो कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करते हैं। अब बैल को गधे का छोटा भाई भी कहा जाता है। अब वो पूरी तरीके से तो गधे जैसे नहीं होते कि वो सब कुछ सहते रहे। बैल कभी कभी सींग भी मारते हैं, गुस्सा आने पे वो अपना दिखाते हैं कि वो मार सकते हैं, लेकिन हाँ, बहुत चीजों में वह बिल्कुल गधे जैसे होते हैं। इसलिए कई बार उन्हें भी बैल बुद्धि कहकर उनका मजाक बनाया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को क्या बोलते हैं कि ये तो बैल बुद्धि है ना। इस तरीके से बैल को भी बेवकूफ की संज्ञा दी जाती है। जूरी काची के पास हीरा और मोती नाम के दो स्वस्थ और सुंदर बैल थे। वह अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। हीरा और मोती के बीच भी घनिष्ठ संबंध था। अब यहाँ एक जूरी है जिसके पास दो बैल है, हीरा और मोती, जो बहुत स्वस्थ है और सुंदर भी थे। और जूरी अपने दोनों ही बैलों को बहुत ज्यादा प्रेम करता था। एक बार जूरी ने दोनों को अपने ससुराल के खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। वहां उनसे खूब काम करवाया जाता था, लेकिन खाने को रूखा सूखा ही दिया जाता था। अंततः दोनों रस्सी तुड़ाकर जूरी के पास वापस भाग गए। जूरी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ, मगर जूरी की स्त्री को उनका भागना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उसने दोनों बैलों को बहुत खरी खोटी सुनाई और उन्हें खाने के लिए सूखा भूसा ही दिया। दूसरे दिन जूरी का साला फिर उन्हें लेने आ गया और फिर उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, पर खाने को सूखा भूसा ही मिला। दोनों बैलों में से मोती बड़ा गुस्सेल था और हीरा धीरज से काम लेता था। हीरा की नाक पर जब खूब डंडे बरसाए गए तो मोती गुस्से से हल लेकर भागा, पर गले में बड़ी रस्सी होने के कारण पकड़ा गया। कभी कभी उन्हें खूब मारा पीटा भी जाता। इस तरह दोनों की हालत बहुत खराब थी। वहाँ एक छोटी सी बालिका रहती थी। उसकी माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए उन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। आत्मीयता मतलब अपनापन महसूस होने लग गया था उस बच्ची को। वह बालिका रोज दोनों बैलों के लिए 2 रोटियां लाती और उन्हें खिलाकर चली जाती। इन रोटियों से बैलों का पेट तो नहीं भरता, लेकिन उन्हें जो अपनापन महसूस होता था वही उनके लिए काफी था। एक दिन उस बालिका ने उनकी रस्सियां खोल दी और दोनों बैल भाग खड़े हुए। जूरी का साला और दूसरे लोग उन्हें पकड़ने दौड़ पड़े, लेकिन पकड़ ना सके। भागते भागते दोनों कई जगह पहुंचे। जूरी के घर जाने का रास्ता वे भूल गए थे, फिर भी बहुत खुश थे। दोनों ने खेतों में मटर खाई और आजादी का अनुभव करने लगे। फिर एक सांड से उनका मुकाबला हुआ। दोनों ने मिलकर उसे मार भगाया, लेकिन खेत में चरते समय मालिक आ गया। मोती को फंसा देखकर हीरा भी खुद आ फंसा। दोनों कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। वहां और भी जानवर बंद थे। सबकी हालत बहुत खराब थी। जब हीरा मोती को रात को भी भोजन ना मिला तो दिल में उनके विद्रोह की भावना उठने लगी। फिर एक दिन दीवार गिराकर दोनों ने दूसरे जानवरों को भगा दिया। सारे जानवरों को भगाने के बाद वह दोनों बैल ना भाग सके, क्योंकि हीरा रस्सी से बंधा हुआ था और मोती उसे छोड़कर नहीं जाने वाला था। कांजी हाउस के मालिक को पता लगने पर उसने मोती की खूब मरम्मत की और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। 1 सप्ताह बाद कांजी हाउस के मालिक ने जानवरों को कसाई के हाथों बेच दिया। एक दड़ियल आदमी हीरा मोती को ले जाने लगा। वह समझ गए कि अब उनका अंत समीप है। चलते चलते अचानक उन्हें लगा कि वे परिचित राह पर आ गए हैं। उनका घर
नजदीक आ गया था। दोनों उन्मत्त होकर उछलने लगे। दोनों बहुत खुश थे और खुशी से उछल रहे थे और दौड़ते हुए झूरी के द्वार पर आकर खड़े हो गए। झूरी ने देखा तो खुशी से फूल उठा। अचानक दड़ियल ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा कि वह उसके बैल है, पर दड़ियल जोर जबरदस्ती करने लगा। तभी मोती ने सींग चलाया और दड़ियल को दूर तक खदेड़ दिया। थोड़ी देर बाद ही दोनों खुशी से खली भूसी चूनी खाते दिखाई पड़े। घर की मालकिन ने भी आकर दोनों को चूम लिया। तो बच्चों, इस प्रकार बैलों की खुशी के साथ ही ये कहानी समाप्त हो जाती है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। आपने देखा होगा इस कहानी में कृषक समाज को दिखाया गया है, झूरी को दिखाया गया, वहीं बैलों की कथा भी दिखाई गई है कि वो भावनात्मक रूप से बैल आपस में भी कैसे जुड़े हुए थे, उनमें कितनी ज़्यादा मित्रता थी। वहीं वे झूरी से भी बहुत ज़्यादा अपनत्व महसूस करते थे, जिस कारण वे जहाँ भी जाते थे भागकर वापस झूरी के पास ही आ जाते थे और वहीं आकर उन्हें खुशी महसूस होती थी। और आपने देखा कि किस प्रकार उन्हें अपनी आज़ादी के लिए कितना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।